6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जब एक एडवोकेट राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच पर जूता फेंक दिया। इस इंसिडेंट के वायरल होते ही हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और हेडलाइंस पर बस यही चर्चा थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा करना जस्टिफाइड है, क्या एक्शन इस एडवोकेट के खिलाफ देखने को मिलेगा। हालांकि मामले को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन डिबेट्स अब भी खत्म नहीं हुए हैं। सभी जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई 23 नवंबर को रिटायर करने वाले हैं। उनकी रिटायरमेंट से 1 महीना पहले ऐसी हैपनिंग काफी शॉकिंग भी है और इतिहास में भी लिखी जा चुकी है। दर्शकों, क्या ये घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट थी या एक बड़ा वार्निंग साइन जो हमारी जुडिशरी और डेमोक्रेसी के फ्यूचर को क्वेश्चन करता है? इसी बात का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कालेश्वरम राज ने। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक जूता फेंकने की बात नहीं है, ये बात है आइडियोलॉजी, डिसेंट और रूल ऑफ लॉ के डर से छुपते हुए छोटे से छोटे इश्यूज तक। कैसे, आइए उनके ओपिनियन से जानते हैं। लेकिन उससे पहले पिक्चर दिस, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम जहाँ जस्टिस का वेट है, जहाँ आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक से बात होती है, वहाँ एक एडवोकेट ने अपना जूता उठाया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन के ऊपर फेंक दिया। ये एक्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद देखने को मिला, जिसमें खजुराहो मध्य प्रदेश में लॉर्ड विष्णु के स्टैचू की रिस्टोरेशन की डिमांड थी। CJI ने PIL के कंटेक्स्ट में कुछ रिमार्क्स किए थे जो शायद एडवोकेट राकेश किशोर को पसंद नहीं आए। अब कालेश्वरम राज ने पूछा है कि पर क्या ये रीजन इनफ है ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेने का? एब्सोल्युटली नॉट। उनका मानना है कि CJI और जस्टिस चंद्रन का रिस्पॉन्स एक लेसन इन ग्रेस अंडर प्रेशर था। उन्होंने न सिर्फ काम रखा बल्कि प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने बताया है कि ये इंसिडेंट आपको एक पुरानी कहानी याद दिला सकता है। डेकेड्स पहले एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया था, पर उन्होंने बड़े दिल से कहा था कि जिसने केस हारा उसको अपना जूता भी नहीं हारना चाहिए। अब इसी इंसिडेंट को आज के इंसिडेंट से कंपेयर करो, जहां एडवोकेट ने ना सिर्फ जूता फेंका बल्कि बाद में मीडिया में जस्टिफाई भी किया और CJI पर और ज्यादा एक्यूजेशंस लगाए। एडवोकेट राज मानते हैं कि ये एटीट्यूड बोल्ड नहीं, डेंजरस है। एडवोकेट राज लिखते हैं, बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तुरंत एक्शन लिया है। एडवोकेट को सस्पेंड कर दिया गया और अब उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन भी मिल चुका है। ये एक्ट इन फेसी कंटेम्प्ट है, मतलब कोर्ट के सामने ही डिसरिस्पेक्ट, प्लस एडवोकेट के कोर्ट के बाहर के स्टेटमेंट्स एक्स फेसी कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर भी इसके लिए चार्जेस लग सकते हैं। SBA ने कहा था ये इंसिडेंट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर डायरेक्ट थप्पड़ है। एडवोकेट राज भी इससे बिल्कुल सहमति रखते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक एडवोकेट का एक्ट नहीं, ये एक अटैक है उस इंस्टीट्यूशन पर जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है। आगे उन्होंने रिवील किया कि ये घटना एक छोटा सा पीस है एक बड़े पजल का। लेट्स जूम आउट और देखें कि ये क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है। एडवोकेट का मोटिव पर्सनल नहीं, आइडियोलॉजिकल था। ये इंसिडेंट एक तरह से इंडिया का कैपिटल मूवमेंट था, एक सिंबॉलिक अटैक ऑन द सुप्रीम सीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन। कैपिटल हिल राइट की तरह ये एक अटेम्प्ट था टू शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एडवोकेट राज ने पूछा है कि पर क्या डिसेंट का ये तरीका एक्सेप्टेबल है? खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कभी नहीं। डिसेंट का मतलब है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, नॉट वायलेंस और ड्यूरेस। उनका बोलना है कि इस PIL का इशू भी काफी इंटरेस्टिंग है। खजुराहो में लॉर्ड विष्णु के स्टैचू के रिस्टोरेशन का डिमांड था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन के अंडर नहीं आता। आर्टिकल 32 के अंडर ऐसे मैटर्स यूजुअली एग्जीक्यूटिव के डोमेन में होते हैं। किसी भी बेंच ने इस प्ली को थ्रेशोल्ड पर डिसमिस कर दिया होता। CJI ने बाद में क्लियरली कहा कि मैं सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट देता हूँ। एडवोकेट राज का मानना है कि ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी को खत्म कर देता, पर कुछ लोगों ने इसे भी इशू बना दिया। एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने तो ये भी कहा कि CJI के रिमार्क्स ने ये इंसिडेंट इनवाइट किया है। इस पर भी शॉक एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि सीरियसली ये लॉजिक कितना शैलो है। इवन अगर CJI के रिमार्क्स में कोई जुडिशियल एब्रिएशन भी होती तो उसका जवाब क्रिटिसिज्म है, ना कि फिजिकल असॉल्ट। एडवोकेट राज ने याद दिलाया कि लॉर्ड एटकिन ने एक बार कहा था, जस्टिस इज नॉट अ कोलेस्टेड वर्च्यू एंड देयरफॉर मस्ट बी अलाउड टू सफर द स्क्रूटनी एंड रिस्पेक्टफुल इवन दो आउटस्पोकन कमेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ये कोट परफेक्टली यहीं फिट होता है। उन्होंने बोला है कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेसी का पार्ट है, पर ये क्रिटिसिज्म रिस्पेक्टफुल और सिविलाइज्ड होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विष्णु आइडल केस के बाद जो बैकलैश हुआ वो ना रिस्पेक्टफुल था ना सिविलाइज्ड, और कोर्ट रूम में जो 6 अक्टूबर को हुआ वो उसी टॉक्सिक माइंडसेट का एक्सट्रीम वर्जन था। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है। हमारी सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल डिवाइड कितना डीप हो चुका है। अब बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। एडवोकेट राज ने कहा है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ का ग्रेजुअल कोलैप्स हो रहा है और ये इंसिडेंट उसका एक एग्जाम्पल है। हेट स्पीचेस और हेट क्राइम्स को अक्सर स्टेट इनकरेज करता है, जबकि जेन्युइन डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में हेट स्पीच और हेट क्राइम्स पर क्लियर रूलिंग्स दी हैं। तहसीन एस पूनावाला 2018, कोदुंगलूर फिल्म सोसाइटी 2018 और अमीश देवगन 2020 में। कोर्ट ने ये भी कहा था कि हर हेट क्राइम पर FIR रजिस्टर होनी चाहिए।
चाहिए, पर एग्जीक्यूटिव ने इस रूलिंग को लार्जली इग्नोर किया। कॉल्स फॉर जेनोसाइड अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिसेंट्स को इनडेफिनेटली जेल में डाला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट अक्सर हेल्पलेस स्पेक्टेटर बनता है। एडवोकेट राज मानते हैं कि ये पैराडॉक्स इंडिया के लीगल सिस्टम का एक डार्क ट्रुथ है। उन्होंने बताया कि इस इंसिडेंट के पीछे एक बड़ा इशू है पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का डिमिनिशिंग रोल। लीगल फर्टर्निटी में ऐसे लोग जो ओपनली सिस्टम के अगेंस्ट बोल सके वो कम होते जा रहे हैं। ये इंसिडेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को सीरियसली ले रहे हैं। इंडिया एक डायलॉजिकल सोसाइटी रही है, हमेशा से डिस्कशंस और डिबेट्स का कल्चर रहा है। इवन जब सोसाइटी कास्ट रिडन और हायरार्किकल थी, तब भी हिंदुइज्म के फाइनल स्ट्रीम्स ने फेयरलेस डिस्कशंस को प्रमोट किया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के आने के बाद हमने क्लैशेस को डायलॉग से रिप्लेस किया, ब्लडशेड को हैंडशेक से। आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज ने इंडिया के डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया है। सबने देखा कि कैसे सीजीआई का रिएक्शन इस इंसिडेंट में एक मास्टर क्लास था इन डिग्निटी एंड रिस्ट्रेंट। उन्होंने न सिर्फ अटैक को इग्नोर किया बल्कि उस एडवोकेट को माफ भी किया। ये कोई टेक्निकल मूव नहीं था, ये एक डीपली स्पिरिचुअल एक्ट था, एक ऐसा जवाब जो वायलेंस और इनटॉलरेंस के कल्चर को काउंटर करता है। सीजीआई ने इस इंसिडेंट में मॉरल हाई ग्राउंड लिया और ये एक बड़ा लेसन है सबके लिए। एडवोकेट राज का कहना है कि ये इंसिडेंट हमें बताता है कि डिसेंट को डॉगमेटिज्म या डोरस से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री हमेशा ये प्रूव करती है कि जो लोग वायलेंस का सहारा लेते हैं वो गलत साइड पर रहते हैं। वो मानते हैं कि ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि इंडिया के रिपब्लिकनिज्म को रिविटलाइज करने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस और पीपल दोनों लेवल पर काम करना होगा। दलित्स, माइनॉरिटीज और हर मार्जिनाइज्ड ग्रुप के लिए डिग्निटी को इंश्योर करना होगा। स्टेट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस तक हम सबको एक साथ आना होगा टू रीबिल्ड द कल्चर ऑफ डायलॉग एंड रिस्पेक्ट। ये एक छोटा सा जूता नहीं था, ये एक बड़ा अटैक था हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, और इसका जवाब सिर्फ एक चीज से दिया जा सकता है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए कमिटमेंट। कालेश्वरम राज, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, ने इस इंसिडेंट को एक लेंस के थ्रू देखा जो हमारी सोसाइटी के डीपर इश्यूज को हाईलाइट करता है। उनका ये ओपिनियन पीस एक कॉल टू एक्शन है। हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब हम डिसेंट को डॉगमेटिज्म से दूर रखेंगे। सो लेट्स टॉक, लेट्स डिबेट, बट लेट्स नेवर रिजॉर्ट टू वायलेंस, क्योंकि एक जूता नहीं, एक रिस्पेक्टफुल आर्ग्यूमेंट ही है जो रियल चेंज ला सकता है। क्या आप भी उनके इस ओपिनियन से एग्री करते हैं? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।